मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्या पढ़ेंगे? लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट। तो जो मेथोडोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था, लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट, इसी चैप्टर में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ लिया था, वर्नियर हाइट गेज के बारे में पढ़ लिया था। आज हम वर्नियर डेप्थ गेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वर्नियर डेप्थ गेज। तो आज हम वर्नियर डेप्थ गेज के बारे में पढ़ेंगे। वर्नियर डेप्थ गेज का हम बात करें, यूज़ क्या होता है? वर्नियर डेप्थ गेज का यूज़ करके हम किसी भी वस्तु की डेप्थ को मेज़र कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट या वर्कपीस की डेप्थ को मेज़र कर सकते हैं, डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, गहराई की, ठीक है, और स्लॉट्स को भी मेज़र कर सकते हैं। मेनली क्या होता है, वर्नियर डेप्थ गेज का यूज़ करते हैं किसी भी तरह की गहराई को मेज़र करने के लिए। ठीक है, तो जो वर्नियर डेप्थ गेज होता है ये हमारा नॉर्मली वर्नियर कैलिपर पर ही काम करता है। मतलब इसका जो प्रिंसिपल होता है वो काम करता है वर्नियर कैलिपर के प्रिंसिपल क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन टू स्केल। तो डिफरेंस बिटवीन टू स्केल के प्रोसेस पे ये भी काम करता है। इसके साथ हम एक्यूरेट और इजीली किसी भी वस्तु की डेप्थ को मेज़र कर सकते हैं। ये हमारा स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ठीक है, इसमें दो स्केल होते हैं मेनली। एक आपका जो वर्टिकल पोर्शन होता है इसे हम बीम भी कहते हैं, और इस पर जो नंबर्स होते हैं इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? मेन स्केल कहते हैं इसे। और जो इसके ऊपर स्लाइड करेगा ऊपर नीचे से हम वर्नियर स्केल कहते हैं। और इसे हम फिक्स करने के लिए लॉक स्क्रू का यूज़ करते हैं एक जगह फिक्स करने के लिए। ठीक है, एक उसमें एडजस्टमेंट स्क्रू होता है। एडजस्टमेंट स्क्रू का मेन काम होता है बहुत कम, यह ऐसे कहते हैं फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, मतलब बहुत हल्का सा आगे पीछे कर रहा हो तो हम फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको डायग्राम दिया है किसका? डेप्थ गेज का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है? ये डिजिटल डेप्थ गेज है, जिसमें क्या है? डिजिटल मीटर लगा हुआ है। यहाँ पर जो डिजिटल मीटर जो हमारा मीटर है, इसका जो ग्लास बना होता है वो बनाता है हार्ड प्लास्टिक का बना होता है, हार्ड प्लास्टिक का। ठीक है, हम बात करें इसका काम क्या होगा? डेप्थ को मेज़र करने के लिए। तो जो हमारा साइड वाला जो पार्ट देख रहे हो ये सपोर्ट का काम करता है, सपोर्ट से सपोर्ट देगा जिससे एक जगह ये बेस बना के रखे। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट है ये नीचे जाता है गहराई में, और जितनी गहराई में जाएगा उतनी रीडिंग यहाँ पे शो कर देगा डिजिटल मीटर पे। इससे हम गहराई को मेज़र कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक टूल लिया है इन्होंने, वर्कपीस लिया है, उस वर्कपीस को गहराई को मेज़र करने के लिए उन्होंने क्या करा? इसके सरफेस के ऊपर इन्होंने क्या करा? इसे होल्ड कर दिया। होल्ड करने के बाद इस जो ब्लेड है, मेन ब्लेड, उससे क्या करा? नीचे लेगा उसकी गहराई तक। उस गहराई को मेज़र कर लेंगे और मेज़र करने के बाद उसे नोट करके उसके आधार पर हम उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये क्या दिया? माइक्रोमीटर दिया है। माइक्रोमीटर को हम क्या कहते हैं? स्क्रू गेज भी कहते हैं। तो इसके दो नाम है, एक माइक्रोमीटर और दूसरे इसका नाम क्या है? इसी का नाम स्क्रू गेज भी है। ठीक, माइक्रोमीटर एंड स्क्रू गेज को हम स्टार्ट करते हैं। माइक्रोमीटर के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं, इसे थोड़ा और ब्रीफ में डिस्क्राइब करते हैं। जो माइक्रोमीटर होता है इसका हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? स्क्रू गेज भी कहते हैं। तो स्क्रू गेज या फिर माइक्रोमीटर दोनों एक ही चीज़ है। इसका ये यूज़ करके हम क्या करते हैं? किसी भी सिलेंड्रिकल पोर्शन का डायमीटर या फिर स्मॉल लेंथ को या थिकनेस को मेज़र कर सकते हैं। मेनली इसका काम होता है एक्यूरेसी के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन, कौन से डायमेंशन? उसके थिकनेस तथा उसका डायमीटर को मेज़र करने के काम में आता है। माइक्रोमीटर या फिर स्क्रू गेज भी कहते हैं। इसकी एक्यूरेसी जो होती है, दे हैव एन एक्यूरेसी 0.01 mm जनरली, बट माइक्रोमीटर विद एन एक्यूरेसी ऑफ 0.001 mm आर आल्सो अवेलेबल। एक्यूरेसी का यहाँ पे मतलब क्या है? अगर मान लो कोई भी डायमेंशन को ये मेज़र कर रहा है और वो डायमेंशन मान लो 25.35 mm की है, उसकी एक्यूरेट डायमेंशन कितनी है? 25.35। लेकिन जब वो मेज़र कर रहा है तो उसमें गलती होने की संभावना सिर्फ 0.01 mm तक की गलती हो सकती है, इससे ज़्यादा की गलती उसमें नहीं होगी। एक्यूरेसी मतलब इसकी क्या है? अच्छी है। मतलब इसका मान ये नोट कर देगा अगर जब हम मेज़र करें माइक्रोमीटर से, तो अगर मान लो किसी की वस्तु का मान है 25.35 तो वो मेज़र करके 25.36 भी दिखा सकता है या 25.34 भी दिखा सकता है। बस
मतलब बहुत एक्यूरेट रीडिंग को ये मेज़र करता है, ठीक है, सही। मेनली किसके लिए यूज़ करता है? लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस एंड डायमीटर को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। इसके आपके हम पार्ट्स की बात करें तो इनके आपको नाम पता ही है, ठीक है। पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स के हम नाम जान चुके हैं। जैसे इसमें कौन कौन सा होता है? ये वाला फ्रेम पार्ट होता है, ये कौन सा होगा? ये होगा इसमें फ्रेम, ठीक है। ये वाला पार्ट है इसका फ्रेम। और क्या है इसमें? ये वाला पार्ट हमारा होता है एनविल, और ये क्या होता है? स्पिंडल होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? लॉक स्क्रू होता है। इससे हम क्या कर देते हैं? लॉक कर देते हैं। जब हम क्या करते हैं? इसके डायमीटर को मेज़र कर लेते हैं, उसके बाद फिक्स करके मेज़र करने के लिए इसे लॉक कर देते हैं, ठीक है, होल्ड करने के बाद उसे फिक्स करने के लिए। यहाँ रैचेट होता है। रैचेट की सहायता से हम क्या करते हैं? जो हमारा स्पिंडल है इससे आगे पीछे घुमाते हैं। यहाँ पे 2 स्केल होते हैं। एक हमारा ये स्केल है, इसे मेन स्केल भी कहते हैं या सर्कुलर स्केल भी कहते हैं या फिर बैरल स्केल भी कहते हैं। और यहाँ पे क्या है? थंबनेल स्केल है, ठीक है। यहाँ पर हमारा कौन सा स्केल है? थंबनेल स्केल, जिनमें दोनों पे आपकी रीडिंग लिखी होती है। आगे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर। किस प्रिंसिपल ये वर्क करता है? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू एंड नट। स्क्रू और नट के प्रिंसिपल में वर्क करता है। मतलब स्क्रू और नट जो होता है उसके साथ हम इसे कंट्रोल करके मेज़र कर सकते हैं डायमेंशंस को, ठीक है। इसमें भी चूड़ियाँ बनी होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं व्हेन द स्क्रू इज टर्न्ड। इसको हम जब क्या करते हैं? घुमाते हैं। थ्रो 1 रिवॉल्यूशन द नट जब क्या करता है? एक चक्कर घूमता है। एडवांस बाई 1 पिच डिस्टेंस। जब उस तो क्या होता है? उसकी जो पिच होती है, एक दूरी तय करती है। मतलब हम कह सकते हैं एक रिवॉल्यूशन में एक पिच दूरी आगे बढ़ता है। पिच आपको पता है किन्हीं भी 2 चूड़ियों की बीच जो हमारी डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है? पिच। मतलब किसी भी नट को जब आप एक चक्कर घुमाएंगे पूरा, ठीक है, तब क्या होगा? एक चक्कर घुमाने पर जो चूड़ी है वो कितनी दूरी तय करेगी? एक पिच के बराबर दूरी तय करती है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर इसका लिस्ट काउंट का फॉर्मूला दिया। यहाँ पे लिस्ट काउंट का फॉर्मूला आपको पता ही है वैसे भी माइक्रोमीटर का। तो माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ हेड स्केल डिवीज़न। मतलब आपका टोटल थंबनेल पे कितना डिवीज़न है और ऊपर क्या है? पिच। तो पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ हेड स्केल डिवीज़न का रेशियो को हम क्या कहते हैं लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर। लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर यही आपको मैंने बताया था उस समय जो हमने देखते हैं। इसका डायग्राम देखते हैं पिछले वाला, ये वाला देखिए। ये स्केल आपको दिख रहा है यहाँ पर। स्केल जो है यहाँ पर ये वाला जो स्केल है स्लेब के ऊपर, तो इधर के ऊपर जो खाने बने हुए ऊपर तरफ ये कितने mm पे हैं? 1 mm पे है, ठीक है। और जो नीचे वाले खाने हैं वो कितने पे हैं? 0.5 पर है। मतलब 1 mm के आधे पर। नीचे वाला खाना कितने में? 0.5 mm पर है। तो आप कह सकते हैं इतनी मिनिमम दूरी जो है हमारी एक खाने के बीच की दूरी कितनी हो गई? 0.5 हो गई यहाँ पर, और 0.5 हो गई। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये टोटल सर्कुलर पोर्शन में इस पर कितने खाने बने थंबनेल पे? 50 बने हैं। तो टोटल 50 बने। तो इससे आप पिच आसानी से निकाल सकते हैं। पिच कितना आएगा? आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। हम देखते हैं इसमें पिच कितना आया सॉल्व करने पर। कितना है? 0.01 mm आया, ठीक है। 0.01 mm आया, ठीक है। इस तरह से हम पिच निकाल लेते हैं। और पिच तो आप लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं। पिच तो पता है आपको। पिच क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द थंबनेल ऑन द लीनियर स्केल। लीनियर स्केल कह सकते हैं या फिर कह सकते हो 2 चूड़ियों के बीच की डिस्टेंस होती है। अगर उसमें नहीं क्या तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस। एक चक्कर में जो जितनी डिस्टेंस तय करेगा थंबनेल वो क्या कहलाती है? एक पिच कहलाती है। एक चक्कर में सिर्फ, ठीक। एक चक्कर पूरा होने पर जितनी डिस्टेंस तय कर रहा है वो क्या कहलाएगी? उसकी पिच कहलाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर कौन कौन से टाइप्स होते हैं? आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ गेज माइक्रोमीटर। मेनली 3 टाइप्स के माइक्रोमीटर का यूज़ होता है, ठीक है। आगे देखते हैं कंपोनेंट को क्या होते हैं माइक्रोमीटर के? यू शेप, सी शेप, फ्रेम। जो फ्रेम होते हैं कई बार यू शेप में होता है और कभी सी शेप में होता है। तो सी शेप फ्रेम या यू शेप फ्रेम के आधार पर इन्हें क्या सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग नाम पे। और इसमें क्या होता है? कार्बाइड टिप मेजरिंग फेस, एनविल एंड स्पिंडल। जो हमारे एनविल और स्पिंडल का जो टूल होता है वो किसका बना होता है? कार्बाइड टूल का बना होता है। वो हार्ड होता है इसलिए हम कार्बाइड टूल का यूज़ करते हैं, कार्बाइड मटेरियल का यूज़ करते हैं। लॉकिंग डिवाइस होता है, इसमें बैरल होता है, थंबनेल होता है, रैचेट होता है, ठीक है। ये आपके इक्विपमेंट होती है, आपको पता ही होना चाहिए माइक्रोमीटर में।
ठीक है। और नॉर्मली ये तो पता ही है आपको माइक्रोमीटर का और कौन सा टाइप होता है। डिजिटल माइक्रोमीटर होता है आपका, डायल गेज वाला होता है आपका, एनालॉग वाला होता है, ठीक है। सिंपल जो माइक्रोमीटर होते हैं वो भी आपके यूज़ होते हैं इंडस्ट्रीज में, ठीक है, लेकिन वो कम यूज़ हो रहा है आज के समय में। डिजिटल माइक्रोमीटर यूज़ हो रहा है। ये डिफरेंट तरह के माइक्रोमीटर आपको यहाँ पे शो करेगा। ये आपको दिख रहा है, दिखने में सी शेप है, इसलिए हम सी शेप माइक्रोमीटर भी कहते हैं इसे। और जैसे आप देख रहे हैं कुछ माइक्रोमीटर जो है हल्का सा कुछ ज़्यादा ही नीचे तरफ है, उससे हम कहते हैं यू शेप माइक्रोमीटर कहते हैं। ये सी शेप माइक्रोमीटर हो गया, ठीक है। तो सी शेप और यू शेप माइक्रोमीटर होते हैं ज़्यादातर यूज़, ठीक है, इंडस्ट्रीज में। आगे देखते हैं इसमें, ये आपका कौन सा माइक्रोमीटर है? ये ऊपर वाला माइक्रोमीटर हमारा डिजिटल माइक्रोमीटर है। इसमें आपको क्या होता है, डायरेक्ट हम किसी वस्तु को बीच में रखते हैं और बीच में रखते ही हम क्या करते हैं, उस बीच में जो स्केल होता है वो हमें, जो मीटर होता है, डिजिटल मीटर हमें रीडिंग को शो कर देता है कि कितना डायमीटर है। इससे आसानी से और एक्यूरेसी के साथ हम डायमीटर को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे स्लिप गेज के बारे में। स्लिप गेज क्या होता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है स्लिप गेज। स्लिप गेज के बारे में आपको पता ही होना चाहिए। स्लिप गेज क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं। ये एक तरह का स्टैंडर्ड टूल है। स्टैंडर्ड टूल का मतलब क्या है? अगर हम बात करें स्लिप गेज का यूज़ क्या करते हैं, स्लिप गेज एक स्टैंडर्ड है। जैसे अगर बात करें किसी वस्तु का, अगर हम वेट नापना है, भार नापना है, 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम, तो किससे हम कंपेयर करते हैं? एक तराजू लेते हैं और तराजू दूसरी तरफ के रखते हैं, बाट रखते हैं, वेट रखते हैं, 1 किलो का वजन, 2 किलो का वजन, 3 किलो का वजन, और दूसरी तरफ उतनी वस्तु रखते हैं। तो वहाँ पर वेट क्या है, एक तरह का गेज होता है, मतलब स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड मतलब गेज का, नॉर्मली अगर बात करें, गेज का काम सिर्फ इतना होता है, जो हमने इक्विपमेंट्स बनाए हैं उसके स्टैंडर्ड को चेक करना। समझ रहे हैं आप? स्टैंडर्ड को चेक करना मतलब 2 काम होते हैं। सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो किसी भी स्टैंडर्ड को मीज़र करता है, उसकी एक्यूरेसी सही है नहीं है। मतलब कोई बाटा मान लो 1 किलोग्राम का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बहुत टाइम हो गया यूज़ करते करते, फिर क्या हो जाएगा, उसके वेट में क्या हो जाएगी, हो सकता है कुछ लॉसेस हो, घिस जाए, तो भार में जो कमी आ जाएगी, वो क्या हो गया, वेट का भार कम हो गया। तो उसे हम चेक किससे करेंगे, एक स्टैंडर्ड वेट से। तो ये क्या है, एक तरह का स्लिप गेज जो हमारे एक स्टैंडर्ड है, जिससे हम वेट को मेज़र करते हैं। वेट को मेज़र नहीं करते नॉर्मली, जो डायमेंशन होती हैं उन्हें मेज़र करते हैं कि सही मेज़र कर रहा है नहीं कर रहा है, एक्यूरेट है या नहीं है। तो स्लिप गेज का एक तरह का स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के डायमेंशन को भी मेज़र करते हैं या फिर एक स्टैंडर्ड की तरह इसे यूज़ करते हैं। ये हमारा हाई, मतलब कह सकते हैं हार्ड मटेरियल का बना होता है, सिरामिक मटेरियल का ज़्यादातर बना होता है, या कास्ट मटेरियल का। अब देखते हैं स्लिप गेज के बारे में थोड़ा, ठीक है। स्लिप गेज देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई, स्लिप गेज आर प्रैक्टिकल एंड स्टैंडर्ड एंड आर यूज इन लीनियर मेजरमेंट। मतलब स्लिप गेज का यूज़ करते हैं लीनियर मेजरमेंट्स, मतलब सीधे डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए, डिस्टेंस नहीं, नॉर्मल की बात करें, किसी वस्तु की लीनियर डायमेंशन है। मान लो कोई हमने वस्तु ले ली जिसका डिस्टेंस जो है 5 mm है, तो उसके डिस्टेंस लीनियर अगर सीधी है तो उसके डायमेंशन को आपको चेक करना है 5 mm है या नहीं है। तो एक्यूरेट मेज़र करने के लिए स्लिप गेज का यूज़ करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड टूल की तरह काम करता है, ठीक है। और इन्वेंटेड बाय द स्वीडिश इंजीनियर सी जॉनसन द्वारा इसका कह सकते हैं इन्वेंटेड करा गया। दे आर रेक्टेंगुलर ब्लॉक, मतलब हम कह सकते हैं जो स्लिप गेज होते हैं वो कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर ब्लॉक के फॉर्म में होते हैं। मतलब छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं, इस तरह से ब्लॉक होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं, रेक्टेंगुलर ब्लॉक होते हैं, ठीक है। अलग अलग साइज़ के, अलग अलग लंबाई के, अलग अलग चौड़ाई के स्लिप गेज होते हैं। बहुत पतले भी होते हैं, ठीक है। ये अलग अलग होते हैं, स्लिप गेज होते हैं। स्लिप गेज का नॉर्मली हम बात करें, इससे मेज़र करते हैं किसी की लीनियर डिस्टेंस। मतलब लीनियर डिस्टेंस मतलब किसी भी वस्तु की, अगर आप मान लो आपको चेक करना है कि वो आपका डिवाइस सही से मेज़र कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये आपका जो स्टैंडर्ड टूल है ये एकदम नाप के बनाए जाते हैं। तो नाप के बनाए जाते हैं, अगर इससे डायमेंशन मेज़र करी और जितनी इसकी डायमेंशन है उतनी शो करी उसने, ऑब्जेक्ट ने, तो इसका मतलब क्या है, एकदम सही शो कर रहा है। तो स्लिप गेज से हम माइक्रोमीटर में हम चेक कर सकते हैं कि माइक्रोमीटर सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसे थिकनेस को मेज़र करके। अगर थिकनेस बिल्कुल सेम दिखा रहा है जितनी हमारी गेज की है, तो इसका मतलब सही से काम कर रहा है। इसी तरह से वर्नियर कैलिपर को भी चेक कर सकते हैं, वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा होगा आपको। स्लिप गेज क्या एक तरह का स्टैंडर्ड टूल है, इसका हम यूज़ करते हैं फॉर द मेजरिंग ऑफ द मेनली थिकनेस और लेंथ को मेज़र करने के लिए। रेक्टेंगुलर ब्लॉक होते हैं अलग अलग साइज़ के, और ये बना होता है कास्ट स्टील का, सिरामिक का बना होता है, ठीक है। दे आर अवेलेबल विद 9 mm वाइड, 30 से 35 mm लॉन्ग क्रॉस सेक्शन, मतलब अलग साइज़ के होते हैं। 9 mm हम कह सकते हैं, एक 9 mm चौड़ाई का मान लो ये है, 30 से 35 mm लंबाई का, अलग अलग साइज़ के होते हैं वैसे, ठीक है। एक मान लो एक टूल इस तरह का है, ठीक है।
तो और भी देख लेते हैं इसकी क्लासिफिकेशन बाद नए कई कई नाम से पुकारा जाता है। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बॉक्स, यहाँ पे आपको बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स में कुछ और नहीं स्लिप गेज है। स्लिप गेज देख रहे हैं आप, ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में है यहाँ पर रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो इसी तरह से ये भी एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में, लेकिन सबकी लंबाई और चौड़ाई अलग होगी। मतलब एक पूरा बॉक्स होता है, ये देख रहे हैं आप, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, ये क्या होंगे, ये इस तरह से इसमें हैं, मतलब अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है हुए, मतलब थोड़ा हिस्सा ऊपर दिख रहा है, बाकी हिस्सा नीचे होगा, इसका निकालेंगे तो ये क्या होता है, इतने इतनी लंबाई के होते हैं, छोटी छोटी लंबाई के, ठीक है। इसका पूरा बॉक्स होता है जिसमें अलग अलग लेंथ, अलग अलग लंबाई के, चौड़ाई के, ऊंचाई के इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। इनका यूज़ हम करते हैं एज ए स्टैंडर्ड, मतलब किसी भी टूल की थिकनेस सही से मेजर कर रहा है नहीं कर रहा है, इससे चेक कर सकते हैं। कोई भी टूल सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब ये एकदम सही होता है, नाप के बने होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्लिप गेज आर क्लासिफाइड एज, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड के आधार पर इन्हें अलग अलग ग्रेड में मतलब जो हमारे टूल्स होते हैं उन्हें अलग अलग ग्रेड के नाम पर निर्धारित किया गया है। मतलब उन्हें अलग अलग ग्रेड दे दिया, जैसे हम कह सकते हैं वेट को हम दे दिया, वेट 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, इन्हें ग्रेड के आधार पर क्लासीफाई करा गया है। अलग अलग ग्रेड होता है हर एक अपने एक टूल का यहाँ पे स्लिप गेज में। तो स्लिप ग्रेड 0 की बात करें, ग्रेड जीरो का काम होता है यहाँ पे, ठीक है। ग्रेड 0 की बात करते हैं हम सबसे पहले। ग्रेड 0 जो होता है यूज फॉर लेबोरेटरी, मतलब नॉर्मली अगर बात करें ग्रेड 0 के जो टूल होते हैं हम इनका यूज़ कहाँ करेंगे, लेबोरेटरीज में यूज़ करते हैं, ठीक है। और ग्रेड जो 1 है हमारा, हैविंग लोअर एक्यूरेसी देन ग्रेड 0, ग्रेड 0 से इसकी एक्यूरेसी कम होती है इन टूल्स की जो ग्रेड 1 में होते हैं। मतलब अलग अलग कह सकते हैं इनके स्लिप गेज के बॉक्स आते हैं जिसमें पूरा सेट होता है, पूरा सेट होता है, एक बार पूरा सेट ही मिलता है आपको। तो उन सेट में अलग अलग ग्रेड के होते हैं। 0 ग्रेड का यूज़ कराता है लेबोरेटरीज वगैरह में, उसके एक्सटेंड बहुत ज़्यादा हाई होता है, मतलब 0.0001 तक एक्यूरेसी अच्छी होती है उसकी, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, क्योंकि केमिकल वगैरह मेज़र करना होता है उनसे, तो केमिकल को चेक करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल बेट तो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बेट जो बनते हैं तो कई बार बेट बनाने में जो बड़े बड़े बेट होते हैं, छोटे छोटे बेट होते हैं, उन्हें बनाने में काफ़ी गलतियाँ हो जाती हैं। तो जो हमारे स्लिप गेज होते हैं बहुत स्टैंडर्ड और बहुत हाई क्वालिफाइड इंजीनियरिंग प्रोसेस द्वारा ही बनते हैं, तो इनका यूज़ कराता है इंडस्ट्रीज़ में किसी वेट को मेज़र करने के लिए और भी कई चीज़ों को स्टैंडर्ड के मेज़र करने के लिए। और ग्रेड 1 के जो टूल होते हैं हैविंग लोअर एक्यूरेसी देन ग्रेड 0 इज़ यूज्ड इन द इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में इनका यूज़ कराता है। और ग्रेड 2 के जो होते हैं कैन बी यूज इन द वर्कशॉप ड्यूरिंग द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट, तो जैसे कोई भी कंपोनेंट का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसे हम चेक करने के लिए उसकी लेंथ, डायमेंशन वगैरह सब कुछ सही है नहीं है, तो स्लिप गेज से हम मेज़र करते हैं। मान लो कोई टूल बनना है, उसकी कोई चौड़ाई है, कुछ ऊंचाई है, कुछ व्यास है, तो उसे हम मेज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लिप गेज, तो बहुत ईजिली इससे मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड है, कोई गलती भी होगी नहीं उससे अगर हम मेज़र करेंगे, ठीक है। इसमें हम बात करें कुछ साइलेंट फीचर की बात करें, साइलेंट फीचर का मतलब है यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे रेजिस्टेंट टू इम्पैक्ट, रेजिस्टेंट टू वेयर, थर्मल एक्सपेंशन, करोजन रेजिस्टेंट। जब हम टूल्स का यूज़ करते हैं तो उसमें करोजन का जंग वगैरह लगने का प्रॉब्लम होता है। रेजिस्टेंट टू इम्पैक्ट अगर बात करें, इसमें रेजिस्टेंट टू वेयर, मेनली अगर बात करें जो टूल्स होते हैं, टूल जब हम डिज़ाइन करते हैं तो कई तरह की प्रॉब्लम होती है, कई बार टूटने की, फूटने की, या हम कह सकते हैं जंग लगने की प्रॉब्लम आ सकती है, तो उनसे भी बचाने के लिए हम सिरामिक मटेरियल का यूज़ करते हैं, जिससे हाई क्वालिफाई कह सकते हैं अच्छे से टूल बने और जो ज़्यादा एक्यूरेसी और ज़्यादा टाइम तक चलें। तो ऐसे टूलों को बनाने के लिए जो हम सिरामिक मटेरियल यूज़ करते हैं वो करोजन रेजिस्ट होता है, मतलब उसमें जंग भी नहीं लगती है, उसमें टेयरिंग और बियरिंग के मतलब टूट फूट के चांसेस जो होते हैं बहुत कम होते हैं, और इम्पैक्ट ऑफ लोड या थर्मल स्ट्रेसेस को भी वो आसानी से सह सकता है, ठीक है। स्लिप गेज के एसेसरीज के बारे में यहाँ पे दिया है, चलो वो आगे देखेंगे हम। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भी एक स्लिप गेज के इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं, देख रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे टूल दिए हुए हैं, ये भी क्या है, स्लिप गेज है। आगे देखते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्लिप गेज है, ये देखिए अलग अलग साइज के स्लिप गेज दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये अलग अलग साइज के हैं स्लिप गेज, ठीक है, छोटे छोटे स्लिप गेज। नॉर्मली अगर हम बात करें, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ ऊपर, ये स्लिप गेज है, दिख रहा है, इस पर ISO मार्क लिखा होता है, क्योंकि ये बहुत एक्यूरेसी के साथ बने होते हैं।
इससे हम क्या मेज़र कर सकते हैं, किसी भी सरफेस को, रफनेस को भी मेज़र कर सकते हैं। मतलब एकदम वो फ्लैट है नहीं है, मतलब जो टूल आपने जैसे ये वाला टूल ले लिया, हमने ऑब्जेक्ट ले लिया वर्क पीस, जो हमने देखना है ये हमारा जो बना है इसकी फ्लैटनेस सही है नहीं है, तो फ्लैटनेस को भी चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस टूल का यूज़ करके मेज़र कर सकते हैं फ्लैटनेस। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस का यूज़ करके हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। उसमें क्या करते हैं, जैसे हमारा एक टूल हमने एक टूल ले लिया, ठीक है, जैसे इन्होंने टूल ले लिया वर्क पीस, तो इधर वर्क पीस ले लिया इन्होंने और इधर के ले लिया हमारा स्लिप गेज ले लिया। इन्हें क्या करते हैं, एकदम इस तरह से वर्टिकल रखते हैं और एकदम घुमा देते हैं, और घुमाने का मतलब क्या है, एकदम ये सही से घूम गया तो इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल फ्लैट है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस कहते हैं रिंगिंग प्रोसेस ऑफ स्लिप गेज। तो रिंगिंग प्रोसेस ऑफ स्लिप गेज में हम किसी भी सरफेस की फ्लैटनेस को चेक करते हैं टूल की, इस तरह से चेक करते हैं। मान लो दोनों ऑब्जेक्ट को हम 90 डिग्री पर रखते हैं, जिससे हमें मेज़र करना है एकदम दोनों को, और जिससे मेज़र करना है और जिससे मेज़र करना है दोनों को आपस में एकदम घुमा देते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो उसे कहते हैं क्लॉकवाइज रिंगिंग प्रोसेस, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज रिंगिंग प्रोसेस। इसका मेज़र होता है फ्लैट, मतलब मेन काम होता है फ्लैटनेस को मेज़र करने का, ठीक है, समझ होंगे आप। आगे देखते हैं एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट के लिए हम बात करें, अभी तक हमने जो भी डिवाइस के बारे में पढ़ा था वो सारे डिवाइस कौन से थे, लीनियर मेजरमेंट के थे। अब हमारे जो डिवाइस आएंगे वो कौन से आएंगे, एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट में हम कौन से डिवाइस यूज़ कर सकते हैं, कोई बताएगा। यूज़ कर सकते हैं ऐसे डिवाइस जो एंगल को मेज़र करेंगे। तो एंगल को मेज़र करने के लिए कौन से डिवाइस यूज़ करते हैं, तो एंगुलर मेजरमेंट इज अ प्रोसेस इन विच एंगल आर मेजर विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे एंगुलर मेजरमेंट के लिए, हम चांदा का यूज़ कर सकते हैं, चांदा प्रोटेक्टर वगैरह का भी यूज़ करते हैं, जो सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं स्टूडेंट लाइफ में यूज़ करा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर एंगल मेजरिंग डिवाइस है यहाँ पे, मतलब एंगल किस वजह से मेज़र करा जा सकता है, तो वो एंगल को मेज़र करने वाले डिवाइस दिए हैं यहाँ पर। प्रोटेक्टर है चांदा, एंगल गेज है, एंगल गेज होता है, यूनिवर्सल प्रोटेक्टर है, ठीक है, कॉम्बिनेशन सेट्स होता है, प्रोटेक्टर हेड होता है, साइन बार होता है, टी वेबल होता है, ठीक है। इन सब इक्विपमेंट का हम यूज़ करके एंगल को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। किस एंगल पे कोई वस्तु झुकी हुई है या फिर उसका एंगल कितना है, चूड़ियों का एंगल कितना है, अलग अलग तरीके की चीज़ों को हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, जैसे यहाँ प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर का आपको पता ही है, प्रोटेक्टर क्यों बना होता है, हार्ड प्लास्टिक का बना होता है। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, अलग अलग एंगल्स को मेज़र कर सकते हैं। उन एंगल को हम क्या करते हैं, इसके चारों तरफ कहते हैं अर्धवृत्ताकार फॉर्म में होता ही, इसके चारों तरफ हम कह सकते हैं छोटे छोटे डिविजन्स में कह सकते हैं इसे बांट दिया जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, इसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं अलग अलग डायमेंशन के, जिससे हम एंगल को मेज़र कर सकते हैं। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 5 डिग्री, अलग अलग एंगल को इससे आसानी से मेज़र कर सकते हैं। बस इसके सेंटर वाले पॉइंट को हम उस पॉइंट पर रखते हैं जिससे आपका एंगल को मेज़र करना है। जैसे अलग अलग एंगल को मेज़र करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं इसमें, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा जो प्रोटेक्टर है, इससे पहले था सिंपल प्रोटेक्टर था वो वाला, ठीक है, मैकेनिस्ट प्रोटेक्टर कहते हैं इसे, ठीक है। मैकेनिस्ट प्रोटेक्टर की बात करें तो यहाँ पे इसका मेनली क्या काम होता है, इसका एडवांटेज ये होता है, ये वेवल गेज की तरह काम करता है। जैसे अगर बात करें, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये क्या दी हुई है, छड़ दी हुई है, किसकी, स्टील की छड़ बनी हुई है यहाँ पर। तो जो स्टील की छड़ बनी हुई है इसका एडवांटेज क्या है, मान लो आपको कहीं पर एंगल नापना है, एंगल चेक करना है, तो ये वाला जो सेंटर पॉइंट है इसका, ये वाला बिंदु वो इस तरह से रख देंगे और इसे ऊपर ये नीचे घुमा के सेट कर देंगे अपनी सुविधा अनुसार। और उसी तरह पे मान लो हमने क्या करा, इसका जो बेस वाला स्केल उसे इस तरह से रख देंगे, और जो ये वाला चांदा है वो यहाँ पर आ जाएगा, और बाकी ये वाला जो हमारी कह सकते हैं जो हमारा बीम है, ये वाला जो हमारा छड़ है, इससे हम क्या करेंगे, एंगल के हिसाब से आगे या पीछे या ऊपर कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, जिससे एंगल आसानी से मेज़र कर सके। ये भी एक तरह का प्रोटेक्टर, ये समझ लीजिए, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, आर्म प्रोटेक्टर। आर्म प्रोटेक्टर क्यों कहते हैं, देख रहे हो आप, प्रोटेक्टर तो है ही, लेकिन इसमें क्या है, एक आर्म है, एक भुजा है, ये वाले बीच में देख रहे हैं भुजा है, आर्म है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आर्म प्रोटेक्टर। इसमें कुछ यही खास बात है और कुछ खास एडवांटेज नहीं होता है इसमें। आप ये एक आर्म निकली होती है, जिससे आप जब सेंटर पर रखेंगे तो जो एंगल नापना है, इसे आर्म को आगे पीछे खिसका सकें, और जब जहाँ एंगल मेज़र करना है वहाँ पर आप रखने के बाद यहाँ से यहाँ तक के एंगल इसमें नोट कर लेते हैं इजीली, ठीक है। इसके खास बात क्या है, आप वेरी हार्ड टूल टू सेटअप एंड मेज़र ऑड एंगल, मतलब अलग अलग तरह के कह सकते हैं छोटे बड़े सारे एंगल को इससे
मेज़र करा जा सकता है, इजीली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, एंगल गेज, इससे पहले हमने पढ़ा था स्लिप गेज। स्लिप गेज का काम होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लेंथ को चेक करने के लिए। मान लो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, वो सही से लंबाई मेज़र कर रहा है नहीं कर रहा है, उसे चेक करना है स्लिप गेज से। अगर मान लो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, उसको सही से एंगल मेज़र कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये हम कैसे चेक करेंगे। मान लो कोई टूल यूज़ करते हैं, तो कई बार टूल जैसे मान लो एंगल मेज़र करने का कोई टूल है, वो यूज़ करते करते उसमें कई बार प्रॉब्लम आती है, उसमें कोई कमी है। मान लो इंडस्ट्री में टूल बनने हैं, तो आपको पता है 100 में से एक तो गलत होना ही होना है। तो जो गलत होगा उससे अगर हम मेज़र करेंगे तो डायमेंशन भी तो गलत ही आएंगी। तो इन सब इंस्ट्रूमेंट को जब हम बनाते हैं, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इन्हें हम अलग अलग गेजेस से चेक कर लेते हैं कि ये सही है या नहीं है। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट हमने बनाए हैं वो सही से एंगल मेज़र कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जो नहीं कर पाते उन्हें हटा देते हैं। तो एंगल गेज एंगल को चेक करने का टूल होता है एक तरह का। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, पूरा सेट होता है। पूरा सेट में एक बॉक्स होता है, उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का मतलब अलग अलग एंगल गेज का यूज़ करके हम क्या करते हैं, एंगल को मेज़र करते हैं। कई सारे एंगल के इसमें देख रहे हैं आप, छोटे से छोटा बड़े से बड़े अलग अलग एंगल के हैं। ठीक है, एक साथ हम कई बार 2 टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लो एक क्या हमारा, एक मान लो 30 डिग्री का है, एक 30 डिग्री का बना हुआ है और एक बना हुआ है 45 डिग्री का। तो आसानी से क्या करें, एक 30 डिग्री का नीचे रख देंगे और 45 डिग्री का क्या करेंगे, इसके ऊपर रख देंगे। तो कितना बन जाएगा, 30 और 45 तो 75। तो मतलब कई तरह के एंगल को हम इससे मेज़र कर सकते हैं, और इवन हर तरह के एंगल को मेज़र कर सकते हैं, एक साथ जोड़ के भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये किसने डेवलप करा था, डॉक्टर टॉमलिंसन डेवलप एंगल गेज। ठीक है, इन 1941 में। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें डायमेंशन ऑफ एंगल गेज इंक्लूडेड 75 mm लेंथ एंड 16 mm विड्थ। नॉर्मली अगर बात करें, जितना भी हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं एंगल गेज बने, इन सब की खास बात क्या है, इन सब की लंबाई हमेशा समान होगी। लंबाई हमेशा समान होगी, तभी तो एक के ऊपर एक रख सकते हो, हर तरह का एंगल मेज़र कर सकते हो। और साथ में जो इनकी मोटाई है वो भी क्योंकि हर एक की समान होगी। वो कितनी होती है, लंबाई होती है 75 mm, और जो हमारी कह सकते हैं चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, वो होगी हमारी 16, चौड़ाई 16 होगी। ठीक है, चौड़ाई 16 है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर कौन सा प्रोट्रैक्टर है, बेवल प्रोट्रैक्टर। बेवल प्रोट्रैक्टर जो हमारा ये इंडस्ट्री में जो आप क्या करते हो, सीट मेटल वगैरह में से कटिंग करते हो, किसी एंगल पर सीट कटिंग करनी है तो बेवल प्रोट्रैक्टर का हम यूज़ करते हैं। ये आपका बहुत एडवांस कह सकते हैं होता है, इससे बहुत एक्यूरेट एंगल को मेज़र कराता है। तो इंडस्ट्री में जो आपको प्रोट्रैक्टर तो यूज़ होंगे नहीं सिंपल वाले, वहाँ पर क्या यूज़ होते हैं, वहाँ पर बेवल प्रोट्रैक्टर यूज़ होते हैं। क्योंकि आपको प्रोट्रैक्टर यूज़ करोगे तो आप सभी सही से क्या करोगे, जहाँ से जिस लाइन से आपको काटना है उस पर सही से प्रोट्रैक्टर रखना पड़ेगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बस उसका बेस जो है हमारा, ये बेस वाला जो नीचे वाला पार्ट है इसका बेस कहलाता है। तो इस वाले बेस को उसके ऊपर रख दो, उसके जिसको डायमेंशन मेज़र करनी है, और इस वाले ब्लेड को हम ऊपर नीचे घुमाते रहते हैं जहाँ तक आपको डायमेंशन मेज़र करनी है। मान लो कोई भी आपको एक ऑब्जेक्ट काटना है किसी भी थिकनेस का। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे कोई सीट है, मान लो चौकर सीट है। ठीक है, इस चौकर सीट में से हमें क्या करना है, कटिंग करनी है। तो कटिंग करने के लिए जो आपका क्या है, ये बेस वाला इनको इसके बेस के साथ मिला देंगे, बस नीचे वाले बेस के साथ। ये बिल्कुल फ्लैट होता है, आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद आपको मान लो कोई भी सीट काटनी है यहाँ पर, मान लो 30 डिग्री पे या 40 डिग्री पे, तो इस वाले हमारा जो हमारा ये वाला स्केल है, इससे क्या करेंगे, आगे पीछे घुमाएंगे और वहाँ सेट कर देंगे जितने एंगल पे काटना है। इसमें एंगल ये गोल वाला चांदा दिख रहा है आपको, प्रोटेक्टर दिख रहा है, इस पे एंगल गुदे होते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपको सेट करना था वहाँ सेट करके आराम से उस सीट में से क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं सीट, और उसका हम यूज़ करके कोई भी टूल या कहीं पर भी यूज़ करते हैं। जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सा टूल है। ये वाला नीचे वाला जो प्लेट है ये फ्लैट होता है बिल्कुल, इसे बेस या फिर ब्लेड भी कहते हैं। ठीक है, ब्लेड कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये एंगल के हिसाब से आगे पीछे हम ऊपर नीचे घुमा सकते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहते हैं हम बीम। और जो हमारा ये वाला स्केल है मेन स्केल होता है। ठीक है, और जो अंदर वाला स्केल है ये हमारा बर्नियर स्केल होता है, अंदर वाला स्केल। इससे छोटे छोटे मान को, छोटे छोटे जो पॉइंट पे होते हैं बहुत, उसे हम मेजर कर सकते हैं। ये मेन स्केल या फिर डायल भी कहते हैं इसे। ठीक है, आगे देखते हैं। और यहाँ पर आपको डायमेंशन अलग से हम कह सकते हैं, उसका व्यू करके दिखाया है। जैसे इस तरह से आपका जो बेवल प्रोटेक्टर होता है हमारा, इस तरह का, उसमें कह सकते हैं 2 तरह के स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होता है, एक और हमारा कौन सा होगा,
एक उसमें होता है छोटा स्केल, जिसे हम क्या कहते हैं, छोटे वाले स्केल कहते हैं वर्नियर स्केल, ठीक है, छोटे वाले स्केल को वर्नियर स्केल कहते हैं, सही है। जैसे यहाँ पर भी आपको डायमेंशन को शो करा है, यहाँ पे क्या होता है, जो सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट के लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ हम क्या करते हैं, डायमेंशन लेफ्ट में नापते हैं या फिर राइट में नापते हैं। और नापते किस तरह से हैं, जैसे अगर मान लो आपको एंगल नाप लिया आपने, एंगल मान लो कहाँ तक नापा, यहाँ तक नापा, ये 40 से देखो ऊपर आ गया, तो यहाँ तक मान लाइन इस तरह से आ रही है। ये वाला जो आपको स्केल होता है इसे आगे पीछे सेट करते हैं। सेट कहाँ तक करते हैं हम, सेट हम उस हिसाब से करते हैं, वो जैसे स्केल घुमाते हैं उससे ये अपने आगे पीछे होता रहता है। वो स्केल जो हमारा होता है बीम वाला, तो बीम को जैसे आगे पीछे घुमाते हैं ऊपर नीचे, तो घुमाने के बाद क्या होता है, ये अपना भी आगे पीछे आता है। तो जो आपको जैसे यहाँ पर आ गया, तो आपको इस पॉइंट की लाइन को मेजर करना होता है। जैसे ये 40 से ऊपर आ गया और इसके सामने वाला कितना है, यहाँ पर आ रहा है सेंटर में, तो सेंटर में आ रहा है, तो इसका मतलब कितना होगा, ये सेंटर में जब आ गया तो इसका मतलब आपका है, यहाँ से देखो कितना, यहाँ पे 15, 30, 45, 60 इधर भी है, 15, 30, 45, 60 इधर भी है, ठीक है नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा बीच में होगा तो इसका मतलब होता है 20 का मतलब 45, और उससे जितना आगे बढ़ते हैं उतना प्लस हो जाएगा, 45 + 15 75, इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है, ठीक है। इस तरह से नोट करने का इसका प्रोसेस होता है।